न्यूट्रॉन का खोज सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। और जेम्स चैडविक ने 1932 में किसका किया था? न्यूट्रॉन का किया था। प्रोटॉन का किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। हमको किसका पूछ रहा है? तो हमको पूछा है न्यूट्रॉन का। अच्छा, न्यूट्रॉन का पूछ रहा है तो जेम्स चैडविक 1932 में किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है, यानी कि काला हीरा किसको कहा जाता है? दोस्तों हम लोग काला हीरा कहते हैं ग्रेफाइट को। किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ग्रेफाइट क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट के बारे में याद रखें, इसका जो आकार होता है, ग्रेफाइट का आकार षटफलकीय होता है। क्या होता है? षटफलकीय होता है। और ग्रेफाइट के बारे में क्या याद रख सकते हैं? इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दुनिया का ये एकमात्र अधातु है। क्या है? अधातु है। और ग्रेफाइट को हम लोग काला शीशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला शीशा भी कहते हैं। दोस्तों मैं जितना एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूँ आप लिखते चलिए, यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? तो ब्लैक लेड भैया किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को। ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया। थोड़ा सा यहाँ पर जस्ता को हम देख लिए तो बता देते हैं दोस्तों। जहाँ होता है जस्ता वहाँ पाया जाता है शीशा। क्या पाया जाता है? शीशा। इसलिए जस्ता और शीशा को हम लोग कहते हैं खनिज का जुड़वां बहन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न। सातवां हो गया। 8वां नंबर, रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ है। दोस्तों रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ कौन सा है? तो हमने आपको बताया था, रबड़ जो होता है ये प्राकृतिक बहुलक होता है आइसोप्रीन का। किसका होता है? आइसोप्रीन का। जबकि रबड़ कृत्रिम बहुलक होता है नियोप्रीन का। किसका होता है? नियोप्रीन का होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, नियोप्रीन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? सबसे क्षीण कहने का मतलब हो गया कि सबसे कम है। तो किसका अंतराण्विक बल कहता है कि सबसे कम है? तो दोस्तों अंतराण्विक बल किसका, निम्न में से किसका अंतराण्विक बल सबसे कम है? तो आप याद रख लीजिएगा, हीलियम। क्या याद रख लीजिएगा? हीलियम का जो है अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। किसका होता है? हीलियम का। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हीलियम के बारे में आप याद रख लीजिए दोस्तों, हीलियम को किस में भरा जाता है? तो गुब्बारा में भरा जाता है। किस में भरा जाता है? गुब्बारा में। पूछेगा कौन सा गैस को भरा जाता है, तो आपको बताना है हीलियम। क्या बताना है? हीलियम। और NH3 ये क्या है? ये एक द्रव है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। HCl पूछेगा क्या है? HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, तो ये अम्ल है। ये क्या है? ये अम्ल है, परंतु ये क्या है? ये भी द्रव है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? मतलब लोहे के परत पर किस धातु को चढ़ाया जाता है या किस धातु का प्रयोग किया जाता है जिससे गैल्वेनीकरण की समस्या उत्पन्न होता है? हम लोग जानते हैं कि गैल्वेनीकरण बोले या यसद लेपन बोले, क्या बोले? या यसद लेपन बोले, गैल्वेनीकरण या यसद लेपन, या नहीं तो जस्तीकरण। क्या बोले? जस्तीकरण। ये तीनों बात एक ही होता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहे के परत पर किस धातु का गैल्वेनीकरण होता है। हम लोग जानते हैं कि लोहे के परत में अगर जस्ता का प्रयोग करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जस्तीकरण, या इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। चूँकि जस्ता को हम लोग संस्कृत में कहते हैं यसद, इसलिए इसको यसद लेपन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोहे की, ये बता दिए हैं। अगला प्रश्न है कि सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? दोस्तों अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिक्का को बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। क्या नंबर का प्रश्न है आपके सामने में? 12 नंबर का। सिक्का बनाने वाला धातु का दोस्तों हम पहचान कर सकते हैं
अच्छा, जो धातु होगा उसमें यम लगा होगा, क्या लगा होगा, यम लगा होगा। नहीं नहीं, इसको ऐसे पता कर सकते हैं, जो प्रायोगिक टेबल में, कैसे, प्रायोगिक टेबल में, अगर प्रायोगिक टेबल में 18 वर्ग का, कितना, 18वां वर्ग में, 18वां वर्ग में जो भी होगा, जो भी तत्व होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिक्का धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है। तो सिक्का तो यहाँ ऑप्शन को आप देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था सिक्का बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होगा, तो सिक्का किसका किसका बनता है, कॉपर का बनता है, चांदी का बनता है, और एयू चांदी का बनता है। ऑप्शन में आपको देखिए कहाँ कहाँ क्या दिख रहा है, SN, तो ये बिल्कुल गलत है, ZN, CU, PB, CU, हाँ कॉपर का भी बनता है, तो कॉपर हमको दिख रहा है, चांदी का बनता है और सोना का बनता है और कॉपर का भी बनता है, तो CU हमको ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। अब आपको धातु को छांटने के लिए कह रहा है, तो कौन सा धातु नहीं है, तो हमको धातु का पहचान होता है, पहचान होता है, क्या होता है, अगर जो भी धातु होगा उसमें क्या लगा होगा, यम लगा होगा, धातु में क्या लगा होता है, यम लगा होता है, और अधातु में अंतिम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, कितना, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन लगा रहता है, या इन या जन लगा रहता है, तो वो भी क्या होता है, अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। लेकिन जब हम ऑप्शन की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो ऑप्शन जब हम पढ़ते हैं तो कॉपर, आयरन, तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि इसका पहचान के लिए मैं बताया इन या जन लगा रहेगा, आयरन, है ना, तो इसलिए आयरन क्या हो जाएगा, ये एक निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, धातु नहीं है, तो आयरन भी धातु है, तो कॉपर, मरकरी, सल्फर जो है एक धातु नहीं है। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान AMU में है, एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का मान पूछ रहा है कि AMU में कितना होता है, तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। कितना होता है, अगर पूछे कि कितना होता है तो आपको बताना है बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब ऑप्शन में चेक कीजिए कि ऐसा 4 ऑप्शन में कौन बिल्कुल ना के बराबर है, तो बिल्कुल ना के बराबर में जो आपको दिख रहा है, देखिए 1.00728, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 0005, 1.00867, 1.00055, हाँ ये वाला जो है बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे कम यही ना है। 14वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मानव निर्मित तत्व है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया तत्व है दोस्तों, वो कौन सा है, वो है प्लूटोनियम, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मानव निर्मित का पहला तत्व है प्लूटोनियम, याद रख लीजिएगा, मानव के द्वारा बनाया गया ये पहला तत्व है, ये बात याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा थोरियम के बारे में, किसके बारे में, थोरियम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मोनोजाइट का अयस्क है, किसका है, मोनोजाइट का अयस्क पूछेगा कौन है, तो आपको बताना है कि थोरियम है। चलिए, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, पूछेगा कि ये किसका कथन है, तो आपको बताना है कि भूशास्त्री जिम्मरमैन का कथन है। जिम्मरमैन ने बोला था संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, अर्थात पृथ्वी पर बहुत सारा संसाधन पड़ा है, जब आप उसका प्रयोग कीजिएगा, जब उसका उपयोग कीजिएगा तभी तो वो संसाधन होगा। संसाधन क्या कहलाता है, जो उपयोगी हो, क्या होगा, जो उपयोगी हो और आवश्यकता को पूरा करता है, क्या करता है, आवश्यकता को पूरा करता है, आवश्यकता को पूरा करता है, वही तो संसाधन कहलाता है। और डार्विन के बारे में याद रख लीजिएगा, चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत दिया था। एरिस्टोथेनस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विषुवत रेखा को मापने का प्रयास किया था, ये बात याद रख लीजिएगा। और इसलिए हम लोग विषुवत रेखा को हम लोग 0 डिग्री लाइन और भूमध्य रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, किसका भंडार सीमित है, तो ऑप्शन देखिए, कोयला का, हवा का, मिट्टी का, सौर शक्ति का, किसका भंडार सीमित है, मतलब ये जो है ख़त्म होने वाला नहीं है। तो देखिए हाँ सीमित है, मतलब ख़त्म हो सकता है, क्या ख़त्म हो सकता है, कोयला हो सकता है, हवा कहीं ख़त्म ना होगा, मिट्टी ना होगा, सौर शक्ति ना होगा, कोयला क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, ख़त्म हो गया तो ये अनवीकरणीय है, क्या है, अनवीकरणीय है।
तो अनवीकरणीय मतलब हम क्या बोले थे, ये परंपरागत है। क्या है? परंपरागत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था, डाकू की जो अर्थव्यवस्था है वो संसाधन को तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा, यानी संसाधन के विदोहन से। किससे है? संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तटरेखा से कितने किलोमीटर का सीमा कहलाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। चलिए ये रहा भारत का नक्शा। चलिए अगर मैं आपको बताऊं, तटरेखा से 12 नॉटिकल मील, यहाँ तक मान लेते हैं कितना है, 12 नॉटिकल मील है। तो 12 नॉटिकल मील तक के दूरी को हम लोग कहते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा, या इसी को हम लोग कहते हैं राजनैतिक सीमा। तटरेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा या राजनीतिक सीमा। और तटरेखा से थोड़ा सा और जाते हैं, 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को, 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम लोग कहते हैं संलग्न सीमा। क्या कहते हैं? संलग्न सीमा कहते हैं। अगर तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम लोग कहते हैं, अब 200 कितना, तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को कितना, 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम लोग कहते हैं आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। क्या कहते हैं? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं, या अनंत आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही तो आपसे पूछ रहा है कि अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है। तो तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। समुद्र की दूरी पूछेगा किसमें मापा जाता है। तो समुद्र की दूरी दोस्तों, समुद्र की दूरी जो नापा जाता है वो समुद्र की दूरी नापने के लिए हम लोग नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग NM से कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है। तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। या और क्वेश्चन पूछेगा कि 1 मील बराबर कितना होता है। 1 मील यानी कि बिहार पुलिस में जो आपका दौड़ होता है कितना होता है, 1 मील का ही तो होता है। तो 1 मील बराबर कितना, 1 मील बराबर कितना होता है, तो आपको बताना 1600 मीटर। कितना होता है? 1600 मीटर, यानी कि 1.6 मीटर। आपको ये बात याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछ रहा है। हम लोग नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि भारत में मिट्टी पूछेगा कितने प्रकार का है। तो टोटल 8 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। भारत में मिट्टी का विभाजन पूछेगा 8 प्रकार में किसने किया था। तो ICAR ने किया था। कब किया था? 1956 में। कब किया था? 1956 में। और इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ है। तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1956 में। ये इन्होंने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा था, जिसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा हम लोग किसको कहते हैं? जल के द्वारा लाई गई मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा पूछेगा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो यूपी में। कहाँ पाया जाता है? तो यूपी में। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और कहते हैं लाल मृदा। क्या कहते हैं? लाल मृदा। लाल मृदा पूछेगा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो तमिलनाडु में। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। अब काली मृदा, कौन सा? काली मृदा। अब काली मृदा पूछेगा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। काली मृदा पूछेगा सर्वाधिक किसका खेती होता है। तो कपास का। किसका होता है? कपास का। कपास, इसलिए काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा या रेंगूर मृदा या इसी को हम लोग कहते हैं चरणोजम। क्या कहते हैं? विदेश में इसको चरणोजम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चरणोजम के नाम से जाना जाता है। या इसी को कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मृदा। क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मृदा। तो आप इतना क्वेश्चन याद रख लीजिएगा मृदा से अगर पूछा जाए तो। और दोस्तों सर्वाधिक पूछेगा कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र पूछेगा सर्वाधिक कहाँ बनता है। तो मुंबई में। इसलिए सूती वस्त्र की राजधानी हम लोग किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। हम लोग जानते हैं कि पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है कि भू निम्नीकरण का समस्या उत्पन्न होता है। भू निम्नीकरण मतलब भूमि की गुणवत्ता में कमी, मतलब कम
कम भूमि में क्या कर रहा है, ज़्यादा वहाँ फसल का उत्पादन कर रहा है। कैसे कर रहा है, अधिक सिंचाई करके। तो क्या होगा, वहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होगा, भू निम्नीकरण। जैसे अगर हम कहें, आपको अगर मैं समझा दूँ, अगर आपका खाने का पहले आप 4 रोटी खाते थे, कितना खाते थे, आप मान लीजिए कि अभी आप 4 रोटी खाते हैं, आपको खिलाया जाएगा 50 रोटी, क्या हो जाएगा, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। उसी प्रकार भूमि में मान लेते हैं कि 1 कुंटल बचता है, जहाँ आप उस भूमि से उपज करवाइएगा 50 किलो अगर उपजाऊ होता था, तो आप इससे कराइएगा 500 केजी, तो क्या होगा, तो भू निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होगा। तो भू निम्नीकरण की समस्या कैसे उत्पन्न होता है, अधिक सिंचाई से होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आपको याद रखना है आर्सेनिक। क्या याद रखना है, आर्सेनिक। अच्छा, जल में अगर फ्लोराइड मिला दे तो पूछेगा क्या होगा, तो दांत में क्षरण हो जाएगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से मैं कल आपको बताना स्टार्ट करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। गांधी और डैश 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 के बीच में हुआ था। हम लोग जानते हैं कि 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, और इसी समझौता को हम लोग क्या कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। यह समझौता पूछेगा कि किसके माध्यम से हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से हुआ था। किसके माध्यम से हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से हुआ था। अब पूना समझौता से आजकल काफ़ी एक ट्रेंडिंग प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि अब वो समझौता, अब ये जमाना नहीं रहा कि सिर्फ पूछा जाता है पूना समझौता किससे किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था। अब पूछ रहा है कि पूना समझौता में गांधी जी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था, तो आपको बताना है देवदास। क्या बताना है, देवदास गांधी जी के बेटे थे, जिन्होंने पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था। अब पूना समझौता 1932 में हुआ, और इनके 1 साल बाद 1933 में, इसी समझौता के बाद 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका निकाला और कहा कि आज के बाद कोई भी दलित को दलित नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, हरिजन बोला जाएगा। तो ये रहा पूना समझौता। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, लॉर्ड इरविन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लॉर्ड इरविन जो था, लॉर्ड इरविन ये क्या बनाया था, संसद भवन बनाया था। क्या बनाया था, संसद भवन बनाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। उस समय 83 लाख रुपया खर्च हुआ था। कितना रुपया खर्च हुआ था, 83 लाख रुपया खर्च हुआ था। पूछेगा संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। हम लोग जानते हैं कि कानपुर जो षड्यंत्र हुआ था वो कब हुआ था, ये किसके विरुद्ध था, ये साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया गया था, तो खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था, तो महात्मा गांधी को ही बनाया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन हुआ था। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला पुरुष पूछेगा तो आपको बताना है मोहम्मद अली। क्या बताना है, मोहम्मद अली। और पहली महिला पूछेगा तो आपको बताना बसंती देवी। क्या बताना है, बसंती देवी। क्वेश्चन पूछेगा कि बसंती देवी कौन थी, तो चित्तरंजन दास CR दास की पत्नी थी। और चित्तरंजन दास कौन था भैया, ये सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था। तो आप ये सभी प्रश्न याद रख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च कीजिए, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फिनिक्स बस्ती का व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था। हम लोग जानते हैं फिनिक्स आश्रम, या पूछेगा साबरमती आश्रम। क्या पूछेगा, साबरमती आश्रम, इनका स्थापना किसने किया था, तो इनका भी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, महात्मा गांधी का अब हम कुछ उपाधि के नाम से जानते हैं। इनको पूछेगा कि बापू किसने कहा था, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था, तो SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बापू कहा था। पूछेगा कि राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी को बाबा मलंग किसने कहा था, बाबा मलंग, तो बाबा मलंग जो कहा था खान अब्दुल गफ्फार खां। किसने कहा था, खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। पूछेगा कि महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी को
अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। और इनके कई भी नाम है। अंग्रेज़ों का एजेंट, जैसे अंग्रेज़ों का एजेंट बोले, या अंग्रेज़ों का एजेंट, या राजनीतिक का बच्चा। क्या पूछेगा? राजनीतिक का बच्चा। ये भी किसका नाम है? ये भी महात्मा गांधी का ही नाम है। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। और आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मोरेंस। ये सब नाम किसका है भैया? ये सब नाम महात्मा गांधी का है, आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा अधिकारीकरण क्या दिया गया? तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। पूछेगा किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन जो किया था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो रद्द किया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हेडिंग ने। कब किया था? लॉर्ड हेडिंग ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। कब हुआ था? 1905 में। और 1905 में ही एक आंदोलन चलाया गया था जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन बोले, या इसी को बंग आंदोलन बोले। क्या बोले? बंग आंदोलन बोले। ये भी कब शुरुआत हुआ था? तो 1905 में ही हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 के बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रशासकीय सुविधा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो पलासी जो है वो कहाँ पड़ता है? तो पहली बात आप जान लीजिए कि पलासी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक नदी है। कौन है? भागीरथी नदी। कौन नदी है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के तट पर एक जिला बसा हुआ है, दुरनदिया जिला। कौन सा जिला? दुरनदिया जिला। और यहीं के पास में, दुरनदिया जिला के पास में एक स्थान है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पलासी के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आ गया अब कि पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुआ था? हमको पता है पश्चिम बंगाल के दुरनदिया जिले के पलासी नामक क्षेत्र में हुआ था। तो ये किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी के तट पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा कि पलासी का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव किसके बीच में हुआ था? क्लाइव और किसके बीच में हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। जिसमें कौन हारा था? सिराजुद्दौला हारा था। कौन हारा था? सिराजुद्दौला की हार हुई। इसका हारना तय था क्योंकि इसका खास आदमी सिराजुद्दौला का सेनापति, सबसे बड़ा गद्दार मीर जाफर। कौन? मीर जाफर ने क्या किया था? अंग्रेजों से जाकर के मिल गया था। और मीर जाफर को हम लोग कहते हैं अंग्रेजों का गधा। क्या कहते हैं? अंग्रेजों का गधा, या रॉबर्ट क्लाइव का गधा, या सोने की बोरी। तो इत्यादि नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मीर जाफर को जानते हैं। पलासी के युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया। क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया। ये क्वेश्चन सब आप याद रख लीजिएगा। पूछेगा पलासी के समय ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है कि रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। 10वां नंबर तो हो गया। चलिए 11वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 11 नंबर का प्रश्न, 10 हो गया। 11 नंबर का प्रश्न क्या है? मिल ही नहीं रहा, समय से शुरू हुआ था। अच्छा क्वेश्चन था 10वां। हाँ 11 नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के काल में हुआ था? यानी कि चित्रकला का काल पूछ रहा है कि शुरुआत किस शासक के काल में हुआ था? दोस्तों चित्रकला का जो शुरुआत हुआ था वो किसके काल में हुआ था? वो हुमायूं के काल में हो गया था चित्रकला का शुरुआत। वहीं अगर आपसे पूछेगा कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, तब आपका आंसर आएगा जहांगीर। क्या आएगा? जहांगीर आएगा। तो चित्रकला का स्वर्ण काल, या पूछेगा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, तब आपको बताना है, क्या बताना है? शाहजहां। क्या बताना है? शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना खुर्रम। क्या बताना है? खुर्रम बताना है। फिलहाल हम चित्रकला के बारे में जान रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि चित्रकला जो था हुमायूं के समय में शुरुआत हुआ था। तो हुमायूं के समय में 2 चित्रकार रहता था। कौन कौन रहता था? आप इसका नाम याद रख लीजिएगा, अब्द उल समद। क्या नाम है? अब्द उल समद। पूछेगा कि ये किसके दरबार में रहता था? ये जो था हुमायूं के दरबार में रहता था। और मीर सैयद अली। क्या बताना है? मीर सैयद अली, ये भी किसके दरबार में था? तो ये दोनों हुमायूं के दरबार में था। हुमायूं का 2 प्रसिद्ध चित्रकार था। और हम थोड़ा सा जानते हैं अब अकबर के चित्रकार। तो अकबर के चित्रकार था अब्दुल समद। क्या नाम था? अब्दुल समद। और अब्दुल समद को अकबर ने कौन सा उपाधि दिया था? इसको दिया था सीढ़ी कलम। क्या दिया था? सीढ़ी कलम की उपाधि पूछेगा किसको दिया था? तो अब्दुल समद को दिया था। अगर पूछेगा कि मोहम्मद हुसैन,
मोहम्मद हुसैन नामक चित्रकार किसके दरबार में था? तो आपको बताना है ये भी अकबर के दरबार में था। इसको जड़ी कलम का उपाधि दिया था अकबर ने। किसका उपाधि दिया था? तो जड़ी कलम का उपाधि दिया था। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए 11वां नंबर का प्रश्न है कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ होता है? जनरली सूफी जो परंपरा होता है इनमें एक वर्ड यूज किया जाता है समा। तो यही समा का आपसे अर्थ पूछ रहा है। समा का अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ। क्या होता है? पवित्र गीतों का पाठ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी में आपने देखा होगा कोई दरगाह पर आराम से गाना नाच गाना चल रहा है, पूरा उसमें आदमी लीन है और वहाँ पे चादर उधर चढ़ाने के लिए जो जाता है, आपने ये मूवी में अवश्य देखा होगा। तो क्या होता है कि आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, गाना चल रहा है, जैसे गाना खत्म हुआ आदमी का नींद टूट गया। तो अकबर ने टोटल 14 बार दरगाह पर गया था। कितना बार? 14 बार दरगाह पर गया था। और शेख सलीम चिश्ती से ये काफ़ी प्रभावित था। और शेख सलीम चिश्ती से ये इतना प्रभावित था कि इन्होंने अपना पुत्र जहांगीर का नाम क्या रख दिया? सलीम रख दिया। क्या रख दिया? सलीम। तो सलीम का बचपन का नाम क्या था? सलीम किसका बचपन का नाम था? तो ये जहांगीर का नाम था। तो सूफी संत का एक दौर था। जैसे आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तुगलक काल के समय में तुगलक काल का स्थापना किसने किया था? GST, गयासुद्दीन तुगलक का किससे नहीं बनता था? निजामुद्दीन औलिया। ये भी सूफी परंपरा का संत था। निजामुद्दीन औलिया का गुरु कौन था? निजामुद्दीन औलिया किसका गुरु था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु था। तो क्या हुआ था कि जब GST गयासुद्दीन तुगलक जब दक्षिण भारत में था तो उन्होंने वहाँ से खबर भिजाया कि निजामुद्दीन औलिया को बोल दिया जाए कि दिल्ली खाली, सुबह होते होते दिल्ली को खाली कर दिया जाए। तो इस बात पर शेख निजामुद्दीन औलिया बोला कि हुजूर दिल्ली दूरस्त। ये भी प्रश्न आप याद रख लीजिएगा कि हुजूर दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। यह बात किसने बोला था? शेख निजामुद्दीन औलिया। और देखिए कि वो आदमी जो कल पहुंचने वाला था, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सूफी संत का जो दौर था इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहा करता था। तो इसका अर्थ आज वही आपसे पूछा था कि चलिए मैं आपको थोड़ा सा धर्म से थोड़ा हट के मैं बात बताता हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था, अगर आपको दोस्तों अगर परेशानी है तो आप ये नहीं पूछेगा कि ये हिंदू का साधु दिया है या मुस्लिम का साधु दिया है, आप नहीं पूछेगा। अगर आपको काम कर गया तो आप सोचेगा कि यही बेस्ट है। तो यही पहले के ज़माना में हुआ करता था। तो समा का अर्थ पूछा था क्या होता है? पवित्र गीतों का पाठ होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूछ रहा है कि यह कौन था? हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब के निवासी था। कहाँ के निवासी था? अरब के निवासी था। ये भारत पर आक्रमण कब करता है? 712। कब किया था? 712। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुसलमान पूछेगा कौन था? तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम था। और मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत का राजा पूछेगा कौन था? तो उस समय भारत का राजा कौन था? दाहिर था। कौन था? दाहिर था। और यही दाहिर को हरा करके क्या करता है? यही दाहिर को हराता है और इसकी पुत्री को मोहम्मद बिन कासिम कहाँ लेके चला जाता है? ये अरब लेकर के चला जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो भारत में पहला अरबी मुसलमान का हमला कब हुआ था? 712 ईस्वी में। वो कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। किसके समय किया था? तो राजा दाहिर के समय में किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पूछेगा कि कौन सा चीनी व्यक्ति आया था? तो आपको बताना फहियान। क्या बताना है? फहियान नाम का चीनी व्यक्ति किसके दरबार में आया था? तो इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। फहियान का बुक का नाम पूछेगा तो आपको बताना फो क्यूकी। फ से फहियान, फ से फो क्यूकी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या रहता था? नवरत्न रहता था। कौन रहता था? नवरत्न। जैसे कालिदास हो गया, घटपरकर हो गया, वराह वमीर हो गया, ये सब किसके दरबार में रहता था? जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था वैसे इसके दरबार में भी नवरत्न रहता था। नवरत्न जो था चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर दोनों के दरबार में रहता था। अब ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि पूछेगा कि अष्टप्रधान पूछेगा किसके दरबार में रहता था? आपको बताना शिवाजी। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहा करता था? शिवाजी महाराज के दरबार में। जब पूछेगा अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करता था? तो कृष्णदेव राय। क्या बताना है आंसर? कृष्णदेव राय। चलिए वही मैं आपको थोड़ा सा और भी मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कालिदास आता था। तो मैं कालिदास की किताब का नाम बताता हूँ, रघुवंशम। क्या बताता हूँ? रघुवंशम। या पूछेगा मालविकानम। क्या पूछेगा? मालविकानम। या अभिज्ञान शकुंतलम। ये सब रचना किसका है? ये सब कालिदास की रचना है। दोस्तों मैं जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप क्या कीजिए, आप कॉपी में उतारते चलिए। जब भी ये सब प्रश्न आए, जब भी कालिदास आए तो उनसे ये 3-4 प्रश्न आप उनका बुक का जरूर याद रख लीजिएगा। और कालिदास को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारत का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब आपके सामने में है कि
14वां नंबर का निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको कहता है मिलाने के लिए 14 नंबर का प्रश्न है, आपको सही सही मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो शुंग वंश का पूछेगा राजधानी कहाँ था, तो शुंग का कहाँ था, तो शुंग का जो था विदिशा था। कहाँ था, विदिशा था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। सातवाहन का कहाँ था, तो प्रतिष्ठान था। शुंग का कहाँ था, विदिशा था। और कदम का पूछेगा कहाँ था, तो कदम का आपको बताना है कि जो कदम का था वो कहाँ था, बनवासी था। कहाँ था, बनवासी था। अगर वहीं आपसे पूछेगा चंदेल का कहाँ था, तो ये महोबा था। कहाँ था, महोबा था। तो आपका आंसर क्या हो गया, कि हो गया 4, यहाँ पे थोड़ा मिटा गया है, 4 3 2 1। देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में ही हमको दिख रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है। मैं आपको मिला के दिखा दिया हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ मिटा गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 16 महाजन पद का उल्लेख है। दोस्तों 16 महाजन पद का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है। हम लोग जानते हैं कि टोटल 16 महाजन पद काल हुआ, और महाजन पद काल में 16 महाजन पद काल में सबसे बड़ा महाजन पद काल जो था वो कौन था, पाटलिपुत्रा था। कौन था, पाटलिपुत्रा यानी पटना, यानी जिसको हम लोग मगध के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, मगध के नाम से जानते थे। और बता रहा है कि टोटल 16 महाजन पद का जानकारी हमको किससे मिलता था, अगोत्तर निकाय से। किससे मिलता था, अगोत्तर निकाय। और अगोत्तर निकाय जो था ये जैन धर्म का बुक है। किस धर्म का बुक है, जैन धर्म का बुक है अगोत्तर निकाय। भगवती सूत्र ये सब किसका है, परिशिष्ट पर्वन, ये सब जो है जैन धर्म का बुक है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि एकमात्र बुक जो 14 नहीं, 16 नहीं, 18 महाजन पद काल के बारे में बताता है। कितना, 18 महाजन पद काल के बताता है। आपको बताना अष्टाध्यायी। क्या बताना है, अष्टाध्यायी। पूछेगा अष्टाध्यायी का लेखक कौन है, तो आपको बताना है पाणिनि। कौन है, पाणिनि। और महर्षि पाणिनि को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। और इस अष्टाध्यायी में टोटल कितना महाजन पद का जानकारी मिलता है,